आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज आरोह भाग 1 कक्षा 11 की अगली तो हमारी कविता है घर की याद। घर की याद नामक इस कविता के रचयिता हैं, कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 में टिगरिया होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। इनका पूरा जीवन है गांधीवादी विचारधारा पर आश्रित रहता है। उनकी पूरी रचनाएं हैं अहिंसा के ऊपर, गांधीवाद के ऊपर उन्होंने लिखी हैं। अपनी कविता की जो मुखर अभिव्यक्ति है वो किसानों के लिए, आम आदमी के लिए उनकी अभिव्यक्ति रही है। प्रस्तुत कविता उनकी भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में वो जेल जाते हैं और जेल प्रवास के दौरान उन्होंने ये कविता लिखी है। इस कविता में अपने परिजनों के प्रति, घर के सदस्यों के प्रति उनका जो अपनेपन का भाव है उसको इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। आइए हम शीर्षक पर बात करते हैं, घर की याद। जैसा कि शीर्षक है, टाइटल है कविता का, ठीक उसी प्रकार की रचना है घर की याद, जो कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल प्रवास के दौरान लिखी है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने घर के जितने भी सदस्य हैं, माँ बाप भाई बहन, उन सब के प्रति अपना जो प्रेम है और प्रेम के साथ साथ देशभक्ति की भावना भी यहाँ उजागर होती है, प्रकट होती है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र के लिए वो जेल गए हैं, किसी गलत कार्य के लिए या किसी अनुचित कार्य के लिए जेल नहीं गए हैं। इसलिए हर परिजन को, घर के सदस्य को एक स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए कि हमारा जो घर का एक सदस्य है अर्थात जो कवि है वो राष्ट्र हित के लिए जेल गया है। इस प्रकार से इस कविता के माध्यम से कवि ने अपनी बात रखी है। आइए पहला जो काव्यांश है उसकी हम चर्चा करते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता घर की याद से ली गई है। इस कविता के रचयिता सुप्रसिद्ध गांधीवादी कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने घर के सदस्यों के प्रति अपने स्नेह भाव को प्रकट करते हुए कहा है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि अपने मन के उद्गार भावों को बड़े ही मार्मिक तरीके से प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि सावन का महीना है और सावन के महीने में बराबर बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। और ऐसे में कवि अपने घर से दूर है, जेल में बैठा है और जेल में बैठे बैठे कवि को घर की याद आ रही है। और कवि कहते हैं आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। सावन के महीने में, वर्षा के दिनों में पानी गिर रहा है, बराबर बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा मूसलाधार भयंकर बारिश हो रही है। रात भर गिरता रहा, प्राण मन गिरता रहा। और इस प्रकार से बराबर हो, दिन रात बारिश हो रही है, प्राण मन गिरता रहा। और कवि के जो प्राण हैं वो गिर रहे हैं, अर्थात उससे बराबर घर वालों की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो घर खुशी का पूर है। कवि घर को याद करते हुए कहते हैं कि बहुत पानी गिर रहा है, बराबर बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, घर नजर में तिर रहा है। और इस वर्षा के मौसम में घर नजर में तिर रहा है, अर्थात बार बार घर की याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है, लेकिन जेल प्रवास के कारण कवि है वो घर से दूर है, घर की खुशी का पूर्व है। और पूर्व माने आधार, हर प्रकार की जो खुशी है उसका आधार घर है। और जेल प्रवास के दौरान कवि को बार बार अपने घर के सदस्यों की, परिजनों की याद आ रही है। आगे देखिए, घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अगले काव्यांश में कवि अपने घर के सदस्यों को याद करते हुए कहते हैं कि घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। हम 4 भाई और 4 बहनें हैं
और इस समय में जो बहन है वो बाप के यहाँ पर आई है, मायके में आई हुई है, ससुराल से मायके में आई है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। परिताप मतलब दुख। बहन है वो मायके आई हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ, हाय रे परिताप का घर। घर में दुख बना हुआ है, परिताप दुख बना हुआ है, कष्ट बना हुआ है। किस कारण? कि जो भवानी प्रसाद है वह घर में नहीं है, और घर में न होने के कारण, जेल में होने के कारण घर के सभी सदस्य हैं दुखी हैं, और उसी दुख का प्रभाव मायके में आई हुई जो बहन है वह भी मुझे जेल में देख करके, मुझे याद करके वह भी दुखी हो रही है। घर की घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें। घर की घर में सब जुड़े हैं। आज सभी घर के सदस्य हैं वो सब जुड़े हुए हैं, और पहली बार सभी सदस्य जुड़ रहे हैं। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि सारे भाई और बहनें हैं इकट्ठा परिवार में मिलजुल कर रह रहे हों, या सारे भाई इकट्ठे हों। 4 भाई 4 बहनें, हम 4 भाई और 4 बहनें हैं, भुजा भाई प्यार बहनें हैं, और हम अपनी बहनों की भुजा के समान हैं, उनको सुरक्षा देने वाले हैं, और बहनें हैं हमें बहुत सा प्यार करने वाली हैं, अपनेपन का भाव रखती हैं। तो इस प्रकार से कवि ने अपने घर के सदस्यों का परिचय कराया है, और परिचय के साथ साथ अपने दुख को भी प्रकट किया है कि आज मैं जेल में होने के कारण अपनी बहनों से, अपने भाइयों से दूर हूं, उनसे मिल नहीं पा रहा हूं, और घर के सदस्य भी मुझे जेल में देख करके, मेरे को लेकर के दुखी हैं, कष्ट में हैं। इसी कड़ी में कवि अपने घर के सदस्यों के बारे में बराबर बताते हुए कहते हैं कि अपनी माँ के बारे में बता रहे हैं अगले काव्यांश में। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह कढ़ी मेरी, माँ जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि अपनी माँ के बारे में, माँ का जो वात्सल्य है, माँ का जो प्यार है, माँ का जो अपनेपन का भाव है, उसको प्रकट करते हुए कहते हैं कि और माँ बिन पढ़ी लिखी, दुख में बहुत कढ़ी मेरी। अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में कवि बताते हैं कि माँ है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन दुख में कढ़ी है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सारे भाव है, समझती है। उसका जो जीवन का तजुर्बा है, अनुभव है, उस अनुभव में हर प्रकार के कष्टों से, दुखों से मेरी माँ कढ़ी हुई है। अर्थात माँ का जीवन के प्रति जो नजरिया है, उसका जो अनुभव है वह बड़ा है, और उसी अनुभव के कारण हम सब का उन्होंने बड़े प्यार से लालन पालन किया है। तो कवि को बराबर अपनी माँ की याद आ रही है। माँ के व्यक्तित्व के बारे में कवि ने बताया है कि मेरी माँ, माना कि अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन दुखों का जो उसका अनुभव है, उस अनुभव से वह बहुत समझदार है, हर प्रकार के भाव को वह समझ सकती है। दुख में वह कढ़ी मेरी, माँ जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ का जो अपनेपन का भाव है, वात्सल्य का जो भाव है, उसको प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जितने भी जीवन के संघर्ष हैं, कष्ट हैं, उन कष्टों को अगर माँ की गोद में अपने सिर को रख लिया जाता है तो माँ का जो आशीर्वाद मिल जाता है, तो हर प्रकार का जो कष्ट है दूर हो जाता है। और यही कारण है कि मैं जेल में बैठा बैठा माँ का जो अपनापन है, वात्सल्य का जो भाव है, वह आज भी मेरे के लिए सुरक्षा का एक कवच का कार्य कर रहा है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। माँ के विराट व्यक्तित्व के बारे में कवि कहते हैं कि माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ का जो स्नेह रूपी जो भाव है, विचार है, वो जेल तक भी पसरा हुआ है। अर्थात वह असीमित है, उसको परिमित नहीं किया जा सकता। माँ का जो प्यार है असीमित है, और वह असीमित प्यार है वो मेरे साथ यहाँ जेल में भी बराबर बना हुआ है। यदि माँ पढ़ी लिखी होती तो वह अवश्य मेरे पास पत्र लिखती, लेकिन इसके बावजूद उसकी स्नेह रूपी, रूपक अलंकार है स्नेह धारा, उनका जो स्नेह की जो धारा है वह मेरे ऊपर बनी हुई है। तो ये कवि ने अपनी माँ के बारे में बताया है कि माँ अनपढ़ है, लेकिन वह उसका कष्टों के द्वारा उसने
अपने जीवन का जो अनुभव उसके द्वारा परिवार का लालन पालन किया है और हमेशा अपने पुत्रों पर और बराबर मेरे ऊपर उनका एक वात्सल्य का भाव रहा है। अगले काव्यांश में कवि ने अपने पिता के विराट व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहा है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अब भी दौड़ जाए, जो अब भी खेल खिलाए। अपने पिताजी का जो विराट व्यक्तित्व है, सुदृढ़ व्यक्तित्व है, उसके बारे में कवि बताते हुए कहते हैं कि पिताजी, हालांकि पिताजी की जो उम्र दराज हो गए हैं, वयोवृद्ध हो गए हैं, आयु से बुढ़ापे के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनके काम के, उनके स्वभाव को देख करके, उनके कर्मशील व्यक्तित्व को देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि उनके पिताजी बूढ़े हो गए हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, बुढ़ापा आयु उनकी बड़ी हो गई है, लेकिन बुढ़ापे के लक्षण है, चिन्ह है, उनके कार्य व्यापार पर किसी प्रकार से भी दिखाई नहीं दे रहे। अर्थात युवकों की तरह वो तेज गति के साथ कार्य करते हैं। उनके जीवन में कहीं भी आलस्य प्रमाद है वो दिखाई नहीं देता। जो अब भी दौड़ जाएं, जो अब भी खेल खिलाएं। पिताजी की जो दैनिक चर्या है वो दिन सुबह उठते ही दौड़ लगाते हैं, व्यायाम करते हैं, कसरत करते हैं, जो अब भी खेल खिलाए और खेल खिला करके हंसते हैं। युवकों की तरह, बच्चों की तरह वो हमेशा खेल खिलाते रहते हैं। उनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। यहाँ कवि ने अपने पिताजी का जो विराट व्यक्तित्व उसके बारे में बताया। आगे कहते हैं कि मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न हिचके, गोल में बादल गरजता, काम में झंझा गरजता। अपने पिताजी के विराट व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, मौत के आगे न हिचके, उन्हें उतने कर्म के पक्के हैं, अपने इरादे के पक्के हैं कि वो किसी प्रकार के कष्ट से, मौत के आगे न हिचके अर्थात जीवन में आने वाली जो मुसीबतें हैं, कष्ट हैं, उनसे वो कभी घबराते नहीं हैं। शेर के आगे न हिचके और किसी भी प्रकार की बड़ी आपदा, बड़े कष्ट आने के ऊपर भी वो विचलित नहीं होते, उनका डट करके मुकाबला करते हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। गोल में बादल गरजता, और उनकी जो आवाज है वो अभी लड़खड़ा नहीं रही है, उनकी आवाज में भी शेर जैसी गंभीरता दिखाई देती है। काम में झंझा लड़कता, झंझा क्या होता है? तूफान लड़कता दिखाई देता है, और वह तूफान की गति से अर्थात तेज गति से अब भी कार्य करते हैं। भावार्थ है कि उनके पिताजी हैं, दिन भर दौड़ लगाते हैं, कसरत करते हैं, उनका जो दैनिक चर्या है वो बराबर बनी हुई है, वो तेज गति के साथ काम करते हैं, बच्चों के इस तरह खेल खिलाते हैं, और जीवन में आने वाली किसी भी आपदा, कष्ट का वो डट कर के मुकाबला करते हैं। वो मौत के सामने भी भयभीत नहीं होते हैं, और उनके जो आवाज है उसमें अब भी गंभीरता दिखाई देती है, और तूफान की गति से अर्थात तेज गति से काम करते हैं। तो संपूर्ण काव्यांश में कवि ने अपने अकेलेपन के कष्ट को तो दर्शाया ही है, साथ अपने घर के सदस्यों के प्रति अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको प्रकट किया है, माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताया है, और साथ ही अपने पिताजी का जो व्यक्तित्व उसके व्यक्तित्व को यहाँ कवि ने प्रकट किया है। अगला काव्यांश पिताजी की जो दिनचर्या है, उनका काम करने का जो तरीका है उसके बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि जेल में हैं, जेल में बैठे बैठे घर के प्रत्येक सदस्य को याद कर रहे हैं। इस कड़ी में अपने पिता के विराट व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, उनके संघर्ष की चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में कवि बता रहे हैं आज गीता पाठ करके। इस प्रकार से पिताजी का जो दैनिक चर्या है, सुबह व्यायाम करना है, अभ्यास करना है, योगाभ्यास करना है, उसके बाद गीता का पाठ करना है, दंड 260 करके प्रतिदिन वो योगाभ्यास करते हैं, कसरत करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, और प्रतिदिन 260 वो दंड बैठक लगाते हैं, खूब मुगदर हिलाकर। और जो हमारा परंपरागत व्यायाम है, मुगदर घुमाने जैसा भी वो कार्य करते हैं। इस आयु में भी वो बराबर युवकों की तरह व्यायाम करते हैं। ये उनकी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे,
कवि अपनी दैनिकचर्या को पूरा करके, दंड बैठक लगा करके, कसरत करके, गीता का पाठ करके जब वो छत से नीचे उतरे होंगे तो सबको देख करके, और भवानी प्रसाद जो कि उनका पांचवा पुत्र है वो जेल में है और उसको याद करके उनकी आंखें अवश्य भर आई होंगी। कवि इस प्रकार से बैठे बैठे जेल में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तीर रहा है। और इस प्रकार से सावन के महीने में बराबर बारिश हो रही है और इस बारिश में होते होते कवि के घर में नजर में तीर रहा है, अर्थात घर के प्रत्येक सदस्य की बारी बारी से याद आ रही है और उन क्षणों को याद करके कवि भावुक हो जाते हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कवि कहते हैं कि हम चारों भाई बहन हैं, वो एक दूसरे के संबल हैं, सहारे हैं, एक दूसरे का जीवन जीने का आधार हैं। भुजा भाई प्यार बहनें और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। घर के सारे भाई बहन हैं, वो खेल रहे होंगे, किसी न किसी भी कार्य में व्यस्त होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, पिताजी हैं, उनके जीवन में कहीं बुढ़ापे के क्षण हैं, चिन्ह हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई लक्षण ऐसा नहीं है कि कोई पिताजी को बूढ़ा कह सके, एक क्षण भी नहीं व्यापा। और व्यापा उसके ऊपर प्रभाव है, किसी कोई भी ऐसा प्रभाव है उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। और पांचवा कौन है? कवि स्वयं है, भवानी प्रसाद है। बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं, सबके ऊपर उनकी नजर जाती है, लेकिन पांचवा अर्थात यहाँ भवानी प्रसाद उनको दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको याद करके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए होंगे। भावार्थ यह है कि यहाँ कवि ने अपने पिताजी के बारे में बताया है कि माना कि पिताजी भार से वज्र के समान कठोर है, मजबूत हैं, कसरत करने वाले हैं, गीता का पाठ करने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक कोमल दिल धड़कता है और उनकी जो कोमल भावनाएं हैं, उनके आंसुओं से बहती हुई अश्रुधारा है, उसको दिखाई देती है। अर्थात मेरे न होने के कारण पिताजी है, उनकी आंखें छलक आती हैं, भर आती हैं। भावार्थ ये है कि यहाँ कवि ने अपने घर के सदस्यों की बारी बारी से चर्चा की है। पहले माँ के बारे में बताया, अब पिताजी का जो विराट व्यक्तित्व है उसके बारे में बताया है कि चाहे शरीर से कितने भी कठोर क्यों ना हो, मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उनके प्रति, अपने बच्चों के प्रति भी एक कोमल भाव होता है और उसको यहाँ पर परिलक्षित किया है। तो प्रस्तुत जो काव्यांश है, प्रस्तुत इस काव्यांश में हमने आज केवल घर की याद नामक कविता का जो पार्ट 1 है हम यही पूरा करते हैं। पार्ट 2 में अगले जितने भी काव्यांश हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ये जितने भी 12 काव्यांश हैं, इनका सरलार्थ आपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और इन सभी को याद करना है कि कवि का जो व्यक्तित्व है, उनका कृतित्व है, उसके बारे में भी आपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।